नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 पर नजर, 24 की खबर, 24 का शोर और सभी का है 24 के लिए जोर। और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, ऐसे में पीएम मोदी भी लगातार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां चुनाव हुए वहां के दौरे कर रहे हैं। इसी बीच पीएम जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज तक कांग्रेस ने खुलासा नहीं किया कि उन्होंने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है, लेकिन देश देख रहा है। इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा देश की बुराई करने लगी है। ऐसा लगता है कि उन्हें भारत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लगातार प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पर पुरजोर तरीके से वार कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। खुलासा नहीं किया है कि कांग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है, लेकिन देश देख रहा है। इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है। भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा आ रही है। खुलासा इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस नेताओं पर और भी पुरजोर तरीके से वार किए गए। जगदलपुर में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार 5 गुना ज्यादा बजट देती है। भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय दिवस घोषित किया। पीएम मोदी की तरफ से मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत से ऐलान भी किए गए। कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार आदिवासी समाज के लिए 5 गुना ज्यादा बजट देती है। अगर वो 1 रुपया देते थे तो हम 5 रुपया देते, ये 100 रुपया देते थे तो हम 500 रुपया देते। भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय 2024 से चुनाव से पहले नेता अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। उनके अलग अलग अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं कुछ दौरे राजनीतिक होते हैं, कुछ निजी दौरे कहे जाते हैं। राहुल गांधी अलग अलग अंदाज में देखे जा रहे हैं और फिलहाल राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और इसके अलावा उन्होंने कल झूठे बर्तन साफ किए, पानी पिलाया, छबील का भी उन्होंने सेवा की और आज उन्होंने महिलाओं के साथ सब्जी काटी, दर्शन किए, अरदास की। सोमवार दोपहर को गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे राहुल गांधी। छबील के करीब झूठे बर्तन धोने की भी सेवा की थी, वो तस्वीर में निकलकर सामने आई। इससे पहले गोल्डन टेम्पल में उन्होंने मत्था टेका। वहीं एसजीपीसी जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि सिख मर्यादा के अनुसार इस घर में कोई भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यहाँ सेवा की, इसलिए उन्हें उसे देख दी गई है, लेकिन उनकी सेवा को पश्चाताप कहना गलत होगा। जो उन्हें यहाँ आकर कहना था और उन्होंने नहीं कहा, वो राजनीति थी। लगातार राहुल गांधी के इस अंदाज की चर्चा भी हो रही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई है। केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर मंगलवार को टीएमसी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करती दिखाई दी। जंतर मंतर पर टीएमसी कार्यकर्ता और नेता भारी तादाद में जुटे। सभी अपने हाथों में पोस्टर्स और बैनर लेकर जंतर मंतर पर पहुंचे थे और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र उन्हें मनरेगा फंड नहीं दे रहा। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से 2 दिन पहले ही टीएमसी के कार्यकर्ता और नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। सोमवार को टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में सांसद और विधायक राजघाट स्थित गांधी जी की समाधि स्थल पर पहुंचे थे और श्रद्धांजलि अर्पित की थी। जंतर मंतर पर पश्चिम बंगाल से पहुंचे टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली पहुंचने के लिए उन्हें बीच रास्ते में कई बार चेकिंग से गुजरना पड़ा। केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में सभी के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया, लेकिन जब से बीजेपी की बंगाल में हार हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और पश्चिम बंगाल के साथ गलत व्यवहार किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि आंकड़ा दिखाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल के विकास में कोई कमी नहीं रखी गई। तो ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में चल रहे भ्रष्टाचार पर लीपापोती करने के लिए ममता बनर्जी को अपने कुछ भ्रष्ट सांसद और नेताओं को दिल्ली भेजना पड़ा। 14,985 करोड़ रुपए मिले और एनडीए की सरकार में 54,150 करोड़ रुपए 2021।
इसी तरह से ही प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपीए के समय 4,466 करोड़ रुपए मिले, तो एनडीए के समय 30,000 करोड़ रुपए, लगभग 7 गुना से ज्यादा। अगर एनआरएलएम की मैं बात करूं, बैंक लिंकेज की, नेशनल लाइवलीहुड मिशन की, तो मात्र 626 करोड़ रुपए मिले थे यूपीए के समय, आज 74,034 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस की तरफ से न्यूज क्लिक से जुड़े अलग अलग परिसरों पर छापेमारी की गई। इस पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि गांधी जयंती के ठीक बाद इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आज की ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, इसके बाद बीजेपी की जमीन खिसक रही है और इस तरह की कार्रवाई हो रही है। आज की ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी और प्रतिकार सड़कों पे होगा। और हम जान रहे हैं एक और बात कि कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से, आपकी चूल्हे हिली हुई, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्रवाई की, थोड़ी देर हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो, ये भारी पड़ेगा। आज की ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी और प्रतिकार सड़कों पे होगा। और हम जान रहे हैं एक और बात कि कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से, आपकी चूल्हे हिली हुई, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्रवाई की, थोड़ी देर हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से न्यूज क्लिक से जुड़े अलग अलग परिसरों पर छापेमारी के बाद सियासत भी गर्मा रही है। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि न्यूज क्लिक और इन जैसे कोई भी संस्थान जो देश विरोधी काम करेंगे उन पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। चीन हमारे देश को बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करता, इसलिए अनेक राष्ट्र विरोधी एजेंसियों का इस्तेमाल कर देश पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देश बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ऐसी संस्थाओं को कुचला जाएगा। न्यूज क्लिक और इन जैसे जुड़े हुए कोई भी संस्था होगी जो राष्ट्रीय विरोधी काम करेगी, देश की अखंडता पे कुटारघात करेगी और देश को तोड़ने का काम करेगी, विदेशी पैसे से चलने का काम करेगी, उन पे सब पे ऐसे ही कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से आपने देखा राजीव फाउंडेशन के अंदर कांग्रेस के पास भी 1,35,00,000 रुपया आया था। चाइना हमारे देश, हमारे को बढ़ते हुआ देखना पसंद नहीं करता, इसलिए अनेक एजेंसियों जो राष्ट्रीय विरोधी एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कर देश को के ऊपर आक्रमण करने का काम कर रहा है अनेक प्रकार से। मुझे लगता है कि देश आज बर्दाश्त कर। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है और इसी पर बयान भी आ रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए और साथ में उन्होंने जनगणना को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा। इसलिए जाति जनगणना निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय। प्रदूषण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो चुकी है और बयानबाजी का दौर भी जारी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी कमर कस ली है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता है उसे नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान घोषित किया था। इसको लेकर अब काम किया जा रहा है और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लगातार हमने देखा है कि तरह तरह की सियासत होती है। एक राज्य दूसरे राज्य पर आरोप लगाता है और इसी बीच दिल्ली सरकार का कहना है कि हमारी तैयारी अब से शुरू हो चुकी है। देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रदूषण, खासतौर से सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ता है उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 29 तारीख को 15 सूत्रीय एक्शन प्लान घोषित किया। उस पूरे एक्शन प्लान को मॉनिटर करना, उसे जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट कराना, सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सारा काम ग्रीन वार रूम के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर 28 नारी शक्ति वंदन कानून को लेकर लगातार सियासत जारी है और इस पर विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर सरकार की तरफ से जवाब भी दिए जा रहे हैं।
ये कानून कब लागू होगा, इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन को लागू करने के लिए परिसीमन और जनगणना, ये दो काम होने हैं। जनगणना होने वाला है जो 2021 में कोविड के चलते नहीं हो पाया, और जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे वैसे ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नारी शक्ति वंदन बिल, जिसके माध्यम से 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, आपने उसका स्वागत किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरा, आपने चिंता जताई कि कब लागू, डिलिमिटेशन कमीशन और सेंसस, ये दो काम होने जरूरी हैं, जिसके आधार पर ये होगा। तो सेंसस होने वाला है, उस पर एक रोक लगी हुई थी, अभी हो जाएगा। कोविड के चलते 2021 में नहीं हो पाया। जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे वैसे सेंसस की प्रक्रिया भी शुरू होगी। बीजेपी आरक्षण बिल पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा, महिला आरक्षण बिल पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये 15-20 साल पहले आना चाहिए था। यूपीए के दौरान हमारी पार्टी के सदस्य इसके खिलाफ थे, कोई सर्वसम्मति नहीं थी। अब सब लोगों ने मिलकर इस काम को किया है, लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराया है। नहीं, चलो लेट तो हुई है, तो 15-20 साल पहले आनी चाहिए थी, बल्कि 30 साल पहले आनी चाहिए। लेकिन आज के इस दौरान में इवन जब कोशिश भी पहले की गई तो एक पार्टी मानती थी। इवन यूपीए में जब हम लोगों ने लाया उस वक्त भी हमारे अपने ही दल वाले उसके खिलाफ थे, तो यूनानिमिटी नहीं बनती थी। तो कम से कम एक चीज तो होगी कि अब यूनानिमिटी सब लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में मिलकर इसको पास किया। तो इसलिए सरकार को भी बधाई और उन तमाम राजनीतिक दलों को भी, राजनीतिक पार्टियों को भी मुबारक। लोकसभा को लेकर बीजेपी की तरफ से जीत के दावा किया जा रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि मतदाताओं को अब नरेंद्र मोदी ही नजर आता है। उन्होंने कहा कि देश आज सुरक्षित हाथों में है और देश की जनता काफी जागरूक है, उन्हें पता है कि किसको वोट देना है। आज से हरियाणा के अंदर सांसद भी अपना जनसंवाद कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। इसी दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि अब देश को पता है कि किसको वोट करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, किसने बढ़ाना है। हमारे से मतदाता बहुत ज़्यादा समझदार है और इन हालात में, आज की दुनिया के हालात को देखते हुए, इस देश के अंदर केवल नरेंद्र मोदी ही सबको नजर आता है। अगर इनको छोड़ के ये जो और 10-12 कैंडिडेट जिनके नाम आए हैं, कहीं ममता है, कहीं समता है, कहीं कोई और राजा है, किस किस के नाम गिने, जब उनका नाम आता है तो लोग वोटर जाके देखेगा देश किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, तो केवल नरेंद्र मोदी नजर आवे। इसलिए वोट का तो सवाल क्यों करते हो। हरियाणा की अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर काफी अटकलें सामने आ रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल चुनाव होगा, नहीं होगा, होगा तो किसका पलड़ा भारी होगा, इस तरह की तमाम बातें थी। लेकिन अब ये क्लियर हुआ है कि हरियाणा में अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। जब देश में लोकसभा का चुनाव होगा उसी के साथ अंबाला में भी लोकसभा का चुनाव कराया जाएगा। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया और अब साफ है कि उपचुनाव यहां पर नहीं होगा। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि इस सीट पर चुनाव आम चुनाव के साथ होगा। आपको बता दें कि अंबाला लोकसभा सीट से विधायक थे सांसद थे रतनलाल कटारिया और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब इसका बाय इलेक्शन नहीं होगा, अब तो सीधे इसका इलेक्शन ही होगा। जनरल इलेक्शन के साथ में ही अंबाला लोकसभा का भी इलेक्शन होगा, बाय इलेक्शन नहीं। 2024 के चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं चुनाव आयोग भी अलर्ट हो चुका है। नए मतदाताओं को वोटर कार्ड बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और उसको लेकर चुनाव आयोग युवा और महिला मतदाताओं के लिए एक विशेष अभियान भी चलाएगा। लोगों को इनाम दिए जाएंगे, उपहार दिए जाएंगे। 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर के बीच में, वाई वी हैव केप्ट 9 दिसंबर, because summary revision will be over on 9th of December, although continuous updation would still be allowed, but 9th of December तक जो लोग अप्लाई कर देते हैं उनका नाम 5 जनवरी को इलेक्टोरल रोल जो पब्लिश होगी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो जो यंग जनरेशन के लोग हैं 18 और 19 साल के
पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह इन दिनों हरियाणा की राजनीति में काफी चर्चा में हैं। उन्होंने जींद में अपनी रैली के दौरान कई बयान दिए थे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन बहुत सारे इस तरह के कयास भी लग रहे थे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का अब आगे का रास्ता क्या होगा, उस पर भी सियासत गरमाई हुई है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर कहा कि कांग्रेस ने उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया था, लेकिन जिस लालच के साथ वो बीजेपी में गए वहां भी उसकी पूर्ति नहीं हुई। कांग्रेस ने तो उनको बहुत भारी सम्मान दिया, वो शीर्ष नेतृत्व के बहुत ही ज़्यादा निकट थे, नज़दीक थे, हर मामले में उनका था। लेकिन एक किस बात को लेकर के, किस लालच में, किस उस उद्देश्य को लेकर के वो वहाँ पर गए, वो उद्देश्य पूर्ति उनकी वहाँ भी नहीं हुई। अब उनको दोबारा कांग्रेस याद आ रही है। अब ये कांग्रेस नेतृत्व में सोचना है कि उन पर भरोसा किया जाए या न किया जाए। उदय भान ने वीरेंद्र सिंह के अलावा जेजेपी और बीजेपी पर भी निशाना साधा। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी मानने लगे कि इस गठबंधन में भारी करप्शन है और ये 8 और 10% तो ये बहुत कम परसेंटेज बता रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सारी ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई। ये तो 40% से कम नहीं लगती। आपने पता नहीं 10% कैसे उन्होंने बताया है। ये पूरी तरह से आज चाहे वो खनन घोटाले हुए हैं, रजिस्ट्री घोटाले हुए हैं, धान घोटाले हुए हैं, शराब घोटाले हुए हैं, सारा जो पर्चा घोटाले हुए हैं, पर्चे पे पर्चा लीक हुए हैं, 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। जिस तरह से खुलेआम नौकरियों पर बोली लगी है, आज हर जगह किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी महकमे में चले जाओ। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। कई नेताओं की तरफ से जेजेपी पर, गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर अब जेजेपी ने पुरजोर तरीके से पलटवार किया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझें। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले एक हफ्ते में भी ठोस सबूत नहीं लाए तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठाएं। सर, जो भी नेता हैं हमारे पास, मैं सिर्फ आपको सर 1 मिनट रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी नेता हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास ज्यों के त्यों हैं। एक एक कही हुई लाइन वो हमें अदरवाइज ना समझें। ये पढ़ी लिखी पार्टी है, समझदार लोगों की पार्टी है और हमारा लीगल सेल बहुत मजबूत है। हर चीज पर बारीकी से हम नजर रख रहे हैं। या तो 1 हफ्ते के अंदर जनता के सामने एविडेंस रखें, गुमराह ना करें, अन्यथा कोर्ट में मुलाकात होगी और कोर्ट, मुझे उम्मीद है माननीय अदालत ऐसे लोगों की जगह पर पक्का परमानेंट ताला लगाएगा। हरियाणा में गठबंधन को लेकर बयानबाजी जारी है। ऐसे में गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा जेजेपी के साथ गठबंधन है और पिछले 4 साल से चल रहा है। राव इंद्रजीत ने कहा कि जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं होता तो हमारी सरकार नहीं बनती। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी काम हुए हैं जेजेपी के सहयोग से हुए हैं। सांसद राव इंद्रजीत, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि आगे गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। देखो, इस वक्त तो हमारा गठबंधन जेजेपी के साथ है और पिछले 3.5 साल 4 साल मतलब चल रहा है। तो अभी तक तो अगर हमारी जेजेपी के साथ गठबंधन जोड़ नहीं होता तो हमारी सरकार नहीं बनती। तो जो भी कुछ काम जैसे वैसे भी हुए हैं तो जेजेपी के सहयोग से ही हुए हैं ना। बाकी आगे रहेगा नहीं रहेगा वो तो ऊपर के नेतृत्व के हाथों के अंदर बात है। तो जो भी काम हुए जेजेपी के सहयोग से हुए, गठबंधन आगे रहेगा नहीं रहेगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अभी हमारा उनके साथ गठबंधन है और सरकार 4 साल से सही चल रही है। 24 से पहले हर पार्टी की अपनी तैयारियां एक्टिव है। जेजेपी की तरफ से भी पूरी तैयारियां 24 के इलेक्शन को लेकर है और इसको लेकर दिग्विजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सभी विरोधी पार्टियां पीएम मोदी के खिलाफ हैं और हरियाणा में सभी विरोधी पार्टियां दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हैं। किसी भी विरोधी दल की कहानी दुष्यंत चौटाला पर खत्म होती है इस हरियाणा। इसका मतलब ये सब लोग डरे हुए। मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूं, देश में सारे विरोधी मोदी के खिलाफ एकजुट हैं और हरियाणा में सारे विरोधी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ एकजुट हैं। देश की जनता मोदी के साथ है, प्रदेश की जनता दुष्यंत चौटाला के साथ। तो देश की जनता मोदी के साथ है, प्रदेश की जनता
दुष्यंत चौटाला के साथ है। देश में सारे विरोधी मोदी के खिलाफ हैं, प्रदेश में सारे विरोधी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। दिग्विजय चौटाला का बयान। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 की तैयारियों में बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी नेता जनसंवाद कार्यक्रम भी कर रहे हैं। विधायक, मंत्री, सांसद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गुरुग्राम में जनसंवाद कार्यक्रम किया, लोगों की समस्याएं और कहे मुझे राशन मिलना चाहिए जिसकी 1,80,000 से आय कम है, और 1,80,000 से आय कम उनका ही राशन कार्ड है, उनको राशन मिलता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परसों एक गुलाबी पीला कार्ड, उनमें भी कोई परेशानी आ रही थी, हमें तेल मिलता है, अनाज मिलता है, कि मुख्यमंत्री कल घोषणा करी है जब कोई सा भी कार्ड हो सबको समानता के आधार पर तेल मिलेगा। अब कोई भेदभाव नहीं रहेगा कि इसको तेल मिलेगा, ये सेंटर का है, अनाज भी मिलेगा, तेल भी मिलेगा। हरियाणा में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भी पुरजोर कोशिश में अपने आप को यहां पर मजबूत करने में लगी हुई है। लगातार पार्टी के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान देते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा में उनकी पार्टी की तरफ से परिवार जोड़ो अभियान चलाया गया है, जिसके जरिए 4,000 से ज्यादा गांव और वार्ड में अब तक पार्टी के लोग पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आप धीरे धीरे जमीनी स्तर पर हरियाणा के लोगों के बीच अपनी जगह बना रही है। जितने भी पदाधिकारी, नेता, हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, वो हरियाणा के घर घर में जाने का लगातार हमारा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति आम आदमी पार्टी की सोच से अपने आप को जोड़ करके महसूस कर सकता है, क्योंकि ये साधारण परिवारों के लोगों की पार्टी है। उसी सोच को प्रतिबिंबित करती है जिस सोच को इस मुल्क का आम आदमी, आम जनता उसको सोचती है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।